मेरे डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे बीपी है, पर मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे उसके बारे में। ये बीपी की बीमारी क्या होती है? कुछ तो तबीयत खराब है नहीं। ये कुछ मशीन में वैल्यूज आ रही हैं बीपी की, ऊपर नीचे वैल्यूज कुछ भी। उससे क्या फर्क पड़ता है? दवाई लेने से क्या हो जाएगा? मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने दवाई जो है वो उसको लेने से कंट्रोल हो गया, और फिर बीपी का दवाई मैंने छोड़ दिया। वो फिर उसके बाद मेरे को जो है वो तकलीफ आनी शुरू हुई, तो फिर मैं अभी डॉक्टर आपके पास आया। ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत ही आम तौर पे जो है वो चीजें हम लेके चलते हैं, और ये अपने डॉक्टर से हम सवाल करना पसंद करते हैं, और हम मान के चलते हैं कि हमें बीपी की दवाई जो है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, और बीपी जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजाराम अग्रवाल है। मैं एमडी जनरल मेडिसिन के तौर पे, जनरल फिजिशियन के तौर पे यहाँ पे काम करता हूँ शकुंतला मेडिकेयर क्लिनिक गुड़गांव से। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर या तो फिर हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, वो क्या तकलीफ होती है। उसके बारे में जितनी भी जानकारी मेरे को देनी है, जो सवालों के जवाब ज्यादातर दे सकें और गलत फहमियां दूर कर सकें, वो चीज मैं करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो मेरे साथ कृपया करके अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपके जो सवाल जो आपके जहन के अंदर घूम रहे हैं, या तो फिर आपकी फैमिली में फैमिली मेंबर्स को रहते हैं सवाल, उस सवालों के जवाब कुछ हद तक इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिफिकेशन के तौर पे मिल पाए। जो बीपी की समस्या है, वो कोई तकलीफ पैदा नहीं करती, और इसको हम बोलते हैं कि ये साइलेंट तरीके से जो है वो ये तकलीफ जो है वो बन के रहती है। इसी की वजह से उसको बीमारी के तौर पे कम और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के तौर पे हम ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो जीवन शैली, हमें रहने का तरीका, खाने का तरीका और काम करने का तरीका, ये सारी चीजें जब मिलाती है हमारा पूरा दिन निकलता है। उसके अंदर हम कितना मेहनत करते हैं और कितना खाते हैं और क्या चीज खाते हैं और किस तरह से मेहनत करते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें बीपी की परेशानी होगी या तो फिर नहीं होगी। बीपी की परेशानी का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो जब आपका चेक किया जाता है, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम एक वैल्यू रख के लेके चलते हैं, जो कि होती है 120 ऊपर वाला बीपी, जिसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, और 80 जो कि नीचे वाला बीपी, जिसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। सो 120 और 80 का जो लेवल है, वो हम गोल्डन लेवल मानते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ये लेवल अगर अंत तक रहता है, तो जो लोगों में ये लेवल अंत तक मेंटेन रहता है, उनको हार्ट अटैक की बीमारी, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, लकवा, ये सारी चीजें जो है उनको ये तकलीफ होने के चांसेस कम होते हैं और ना के बराबर होते हैं। इनके इनके अलावा दूसरे वजहों से उनकी जो है वो सेहत खराब हो सकती है एडवांस एज के अंदर, लेकिन ये वाली जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें उनको छूटे भी नहीं जाती। इसके बनस्पत अगर दूसरे मरीज हैं जिनके अंदर 120 और 80 से ज्यादा बीपी मेंटेन हो रहा है, और वो उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयां नहीं खा रहे हैं या कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनका आने वाले समय के अंदर हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित दूसरी बीमारियां, जिससे वो हार्ट अटैक से अलग करके भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा किडनी फेलियर, स्ट्रोक, हेमरेज, और भी बहुत सारी अलग अलग तकलीफें सारे शरीर के अंदर, जो प्रेशर वेरिएशन की वजह से जो है वो बन के आती है, जिसके अंदर पैरों में सूजन आ जाना, हाथों में सूजन आ जाना, मतलब हार्ट फेलियर बेसिकली। तो ये तकलीफें जो हैं वो सारी चीजें जब मिलाते देखी जाती हैं, तो ये बीपी ज्यादा लंबे टाइम तक रहने की वजह से ये तकलीफें बननी शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर बीपी की तकलीफें जो है वो उस बीपी की वजह से इतनी तकलीफें होती हैं, तो वो बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो फिर एकदम से क्यों नहीं वो पता चलता कि ये तकलीफें हो रही हैं, और क्यों नहीं पता चलता कि हमारा बीपी जो है वो हमारा बढ़ रहा है, जिसके लिए हमें दवाई खाने की जरूरत है। वो इसके लिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है, वो बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी जो है वो उसकी है थोड़े टाइम के लिए एडजस्टमेंट करने की। तो थोड़े टाइम के लिए एडजस्टमेंट करने का मतलब जो है वो सबके लिए अलग अलग होता है। ये बीपी के मामले के अंदर कितना बीपी का वैल्यू है और कितना उम्र है, उसके हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट पीरियड रहता है। वो कुछ हफ्ते महीने से लेके कुछ साल तक रह सकते हैं। अगर बीपी जो है वो ज्यादा वैल्यू में रहेगा और उसकी दवाई नहीं ली जाएगी,
तो कुछ हफ्ते या महीने से लेके कुछ सालों तक आपको कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे जो हाई बीपी के मरीजों में जनरली देखने को मिलते हैं, और वो उसके बाद आपको आने शुरू होंगे। लेकिन अगर उस समय आने शुरू हो रहे हैं आपको कुछ महीने या सालों के अंदर, तो उस हालत से वापस पहले वाली हालत के अंदर आना ये नामुमकिन होता है, क्योंकि हमारा हार्ट और हमारी जो मसल्स एंड किडनी एंड ब्रेन है, ये वापस से जो है वो पहले वाले लेवल्स तक नहीं जा पाते। ये कैपेबिलिटी हमारे शरीर में नहीं है, और इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है वो बुढ़ापा और आने वाले समय के अंदर मौत हमारे शरीर के अंदर जो है, जिसको हम डेथ बोलते हैं, वो देखी जाती है। चलिए, अब बीपी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। जो बीपी की वैल्यू है वो 120-80 की वैल्यू मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो कितना ज्यादा होने पे बीपी की दवाई चालू होनी चाहिए? देखिए, वो अभी तक जो है वो पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन है नहीं, वो समय समय पे जो है वो बदलता रहता है। लेकिन जो पहले का क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि 140 ऊपर वाला वैल्यू जिसको सिस्टोलिक वैल्यू बोलते हैं, और 90 नीचे वाला वैल्यू जिसको डायस्टोलिक वैल्यू बोलते हैं। तो 140 और 90 से अगर लेवल ज्यादा रहता है बीपी का, और कई बार चेक करने पे हर बार ज्यादा आता है, तो उस हालत के अंदर आपको बीपी की दवाइयां जो है वो स्टार्ट करनी है। बीपी की दवाइयां अगर स्टार्ट करेंगे तो बीपी का लेवल जो है वो कम आना स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यूज आपकी कम होने स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बीपी की दवाई चालू की है तो बीपी का वैल्यू जो 140 और 90 से ज्यादा आ रहा था, वो 140 और 90 से आपका कम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो आपके अपने अंदरूनी प्रोसेसेस की वजह से नहीं, वो बीपी की दवाई के असर की वजह से आपके शरीर के अंदर ये वैल्यूज आएंगी। और उस कंडीशन के अंदर अगर आपने बीपी की दवाई लेनी बंद कर दी, ये मानते हुए कि आपकी वैल्यूज बीपी की नॉर्मल हो रही है और आप सही हो रहे हैं और आपको बीपी की दवाई की जरूरत नहीं है, तो खुद से आप नोटिस करना इस कंडीशन के अंदर, या आपके फैमिली में किसी और ने ऐसे किया तो उनसे आप पूछ लेना इसके बारे में। उनका बीपी जो है कुछ समय के अंदर वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि दवाई का असर जब तक रहता है शरीर में, तब तक आपका बीपी जो है कंट्रोल में रहता है, और जब दवाई का असर चला जाता है तो बीपी आपका कंट्रोल से बाहर चला जाता है। अच्छा, बीपी जो रहता है वो बढ़ता क्यों है? बीपी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्ले करते हैं। जैसे कि बीपी को चाहिए, बीपी का वैल्यू जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा दिल की धड़कन कितनी बार है, मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड्स में दिल। सो बीपी, जो वैल्यूज बीपी की हमें मशीन में दिखाई देती है, वो वैल्यूज जो हैं उसको अगर हम उसको एक फिक्स्ड तरीके से समझने की कोशिश करें, तो वैसे तो ये वीडियो के उससे बाहर हो जाता है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जैसे ब्लड प्रेशर जो रहता है उसको दो टेक्निकल टर्म्स हैं, एक है कार्डियक आउटपुट और एक है सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि एक बार में दिल जो है वो कितना पंप कर पा रहा है ब्लड को, जो दिल के अंदर ब्लड आ रहा है, जो हार्ट के अंदर ब्लड आता है, वो हार्ट से वो ब्लड जो है वो कितना पंप आउटसाइड ऑफ द हार्ट, मतलब ब्लड को पुश फॉरवर्ड जो है वो कितना कर पा रहा है। तो कार्डियक आउटपुट जो रहता है वो कितना एक बार के हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से कितना ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकला, वो चीज बताता है। और उसका पैमाना ये रहता है कि जितनी बार दिल की धड़कन ऐसे पूरी हुई है वो उसको हार्ट रेट बोल दिया, और जितना खून एक बार में हार्ट ने पंप किया अपने से बाहर शरीर में घुमाने के लिए, एक बार पंप करने से, वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। सो शुरू में बताया था बीपी जो है वो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक और सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस का पैमाना है। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम आपको बता दिया। एंड सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो रहता है वो पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो हमारी जो है वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, इन सब के अंदर रहता है। सो ये सारी जो है वो एक तरह से जो है वो समझने के लिए अगर बताया जाए तो कंपैरिजन के मोड में अगर किया जाए तो जैसे पानी के, जैसे मान लीजिए कि आपके जो है वो
पाइप पाइप सिस्टम है। जैसे 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 पानी का जो है वो सिस्टम होता है, जैसे गार्डन के अंदर हम पानी जो है वो हम प्लांट्स को देते हैं, या तो फिर घर में हम पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है वो दीवारों से सीप ऑफ करके नहीं आता है, वो जो है वो पाइप्स लेट डाउन होती है, जो कि पानी जो है वो पाइप्स के अंदर रहता है। तो सिमिलर सिमिलर सिचुएशन जो है हमारे बॉडी के अंदर रहती है, वो पानी और पाइप्स को रिप्लेस करके आप ब्लड और आर्टरीज वेन्स जो है उस तरह से समझ लीजिए। तो जो आर्टरीज रहती हैं वो पाइप सिस्टम टाइप का ही सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन काफी छोटे, काफी बारीक सिस्टम होता है और काफी ज्यादा फैला हुआ सिस्टम रहता है, काफी बड़ा सिस्टम होता है। तो पूरे शरीर में जो ब्लड फैला हुआ है इस तरीके से पाइप्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वो कितना प्रेशर जो है वो उसका बना हुआ है, क्योंकि ब्लड जो रहता है वो फ्लूइड मैकेनिज्म वाला सिस्टम है। तो जो ब्लड है, क्योंकि वो फ्लूइड्स है, मतलब वो तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ जो है वो अपना दबाव जो है वो बनाता है। तो वो जो दबाव बनता है तरल पदार्थ के होने से, वो ब्लड जो है तरल पदार्थ के तौर पे देखना चाहिए। तो उसमें जो है वो कितना दबाव उसने बना के रखा हुआ है, कितना प्रेशर बना के रखा हुआ है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है। रेजिस्टेंस मतलब कितना 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 वो एक प्रेशर पॉइंट दे रहा है जिससे अगेंस्ट दिल को जो है वो काम करने की जरूरत है, जिससे अगेंस्ट हार्ट को जो है वो पंप करना है ब्लड को, ताकि वो स्क्वीज करके ब्लड को जो है वो बाहर निकाल सके। तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। सो बीपी का जो पैमाना हुआ कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा हाई सोडियम डाइट, सोडियम हमारा नमक के अंदर मिलता है, क्योंकि नमक का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, केमिकल कॉम्पोजिशन लेवल है, आई एम सॉरी फॉर सेइंग कॉन्सेंट्रेशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है नमक का वो होता है सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम जो पोर्शन है वो नमक से हमें मिलता है, इसी की वजह से कहा जाता है बीपी के मरीजों के अंदर कि नमक का इस्तेमाल 5 ग्राम से कम करना है पूरे दिन के अंदर, सब चीजों को मिला के। दूसरी चीज, नमक के अंदर जो सोडियम रहता है, वो सोडियम जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पानी होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हमारे शरीर में सोडियम ज्यादा है तो पानी हमारे शरीर में ज्यादा रहेगा, किडनी से पानी जो है वो निकलेगा नहीं उतना। अगर पानी ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया, ब्लड का सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। सर्कुलेटिंग वॉल्यूम मतलब जो ब्लड हमारे पूरे शरीर में जो है वो दौड़ रहा है। तो एक और इंफॉर्मेशन है इसके साथ, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड रहता है या पूरा वॉल्यूम रहता है, जिसको सर्कुलेटरी वॉल्यूम हम बोलेंगे इस चीज के लिए समझने के लिए, वो 5 लीटर के करीब रहता है, वो कम ज्यादा होता रहता है। तो अगर कम होता है, वो कम पानी पीने की वजह से होता है, जिसके अंदर हमारा बीपी जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हमारा पानी हमने पिया है, नॉर्मल पानी पिया हुआ है, साथ में हमें नमक भी हमने ज्यादा कंज्यूम किया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर पानी जो है वो हमारे शरीर के अंदर रह जाता है। जो पानी हमारे शरीर में रह गया उसने 5 लीटर वाला वॉल्यूम को बढ़ा दिया। जब 5 लीटर का वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड जो है उसका ज्यादा होने की वजह से वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है हार्ट का, जिससे बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, हार्ट रेट जो है वो, जिसको हम बोलते हैं कि कितनी बार दिल की धड़कन हो रही है 60 सेकंड में, 60 हो रही है, 70 हो रही है, 80 हो रही है, 90 हो रही है, कितनी बार दिल की धड़कन आ रही है, पल्स रेट कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है सोडियम ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और भी दूसरी चीजें होती हैं जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, फिर उससे बाद होता है हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के ऊपर एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्ट करते हैं, और वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली ये सोडियम को एंड पानी को बढ़ाने का काम करते हैं हमारे शरीर में, और उसी से ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मेन बात ये कि सोडियम एंड पानी जब हमारे शरीर में रह जाता है तो बीपी हमारा बढ़ जाता है। दूसरी चीजें, जब ये चीजें क्यों हो रही है, ये चीज के बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं है, थोड़ी 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 हमें जानकारी है, जिसके बारे में मैंने आपको भी समझाने की कोशिश करी सिंपल भाषा के अंदर। अदरवाइज जो रिसर्च है वो सब चल रही है अभी कि ये क्यों होता है और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हमें क्योर कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो हमारे पास क्योरिंग हिस्सा नहीं है, कंट्रोल हम कर सकते हैं सर, इसी के लिए दवाई जो है हमें रेगुलर खानी होती है। दूसरी चीज, ये बीपी बढ़ता है जब, तब हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि हार्ट का जो है, हार्ट की हमारा मसल ही है। अब हार्ट जैसे हमारे ये बाइसेप्स वाला मसल है, अगर हम कुछ वजन उठाएंगे तो ये बाइसेप का मसल जो है वो हमारा काम करता है। हम उठा सकते हैं 10 किलो,
अगर हम 10 किलो से ज्यादा वजन उठाएंगे, 20 किलो उठाएंगे, 30 किलो उठाएंगे, तो हम ज्यादा देर नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पे हमारे दर्द होना शुरू हो जाएगा, हमारी जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो हमें जवाब दे जाएगी। जैसे ये मसल ने जवाब दे दिया, वैसे ही हार्ट का जो मसल है वो भी जवाब दे जाएगा, उसी कैपेसिटी दी रहती है। तो ज्यादा प्रेशर में उसको काम करना पड़ रहा है, अगर पंप करना पड़ रहा है ज्यादा प्रेशर में, तो उसकी भी कैपेसिटी जो है वो वीन आउट हो जाती है। वीन आउट का मतलब धीरे 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 निकल जाती है कैपेसिटी, और वो हार्ट का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इको के अंदर आप देखेंगे वो ब्लड प्रेशर के मरीजों में, तो हार्ट का साइज जो है वो बढ़ रहा है, हार्ट जो है वो प्रॉपरली स्क्वीज नहीं कर पा रहा ब्लड वापस, तो हार्ट के अंदर रिमेनिंग ब्लड रह पा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट का साइज और ज्यादा बढ़ रहा है, और हार्ट फेलियर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है इस तरीके से। वो सारी सिचुएशन ना पैदा हो, क्योंकि वो इरिवर्सिबल सिचुएशन है। इसके लिए आपको जो है बीपी की दवाई रेगुलरली खानी चाहिए। बीपी की दवाई खाने से आप ना ही अपना बीपी कंट्रोल रख पाएंगे, बल्कि आप एक लंबी एंड सुरक्षित जिंदगी जो है वो भी उसके अंदर आपको बीपी की दवाइयां हेल्प करेंगी, क्योंकि आपका बीपी लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल के पास रहेगा, जिससे आपका हार्ट फेलियर, हार्ट डैमेज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, इडीमा, इडीमा मतलब सूजन जो पैरों में आती है, हाथों में आती है, नाक से खून आना, या तो फिर साइनस कंजेशन, या ईयर में पेन या चक्कर, या ये सारी चीजें आपको नहीं होगी। और ये सारी चीजें नहीं होने की वजह से आप लंबी और सुरक्षित जिंदगी जी पाएंगे। बीपी की दवाई जो है वो थोड़े से ही मात्रा के अंदर आपको कंज्यूम करनी है, जिस तरह से आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी आपको पानी से ही लेना होता है। खाना, वो दवाई मुंह में डाला और पानी से लिया, ऐसा ही जैसे खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं, तो उसी तरीके से इसको देखना स्टार्ट कीजिए आप, क्योंकि ये लाइफस्टाइल को है वो मैनेज करना है आपने। ये दवाई के साथ साथ क्या लाइफस्टाइल मैनेज करना है, लाइफस्टाइल के अंदर आपको नमक का इस्तेमाल कम करना है, या तो फिर लो सोडियम डाइट जो है उसको आपको खाना है। मार्केट में लो सोडियम सॉल्ट आता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसके अंदर 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, सीधा सिर्फ चलना, सैर करना, 30 मिनट तक आप रेगुलरली एवरीडे चल लीजिए, उतना ही काफी है। धीरे धीरे करके आपका कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बीपी भी आपका कम होएगा, वेट भी आपका रिड्यूस होना है। तो वेट भी रिड्यूस करना है, चलना भी है, नमक भी कम खाना है, पानी की मात्रा आपको पूरी पीनी है। दिन में 3 लीटर के आसपास पानी आपको पीना होता है, उतना पूरा पीजिए पानी। उसके अलावा आपने स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए अपना। स्ट्रेस सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलें तो आप कोई भी चीज के बारे में रिपीटेडली सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और वो सॉल्यूशन आपको मिलना नहीं है। तो जो चीज का सॉल्यूशन मिलना नहीं है, वो चीज के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए बार बार उसके बारे में सोचना है, तो वो चीज जो है वो स्ट्रेस हम उसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ है तो फिर आप किसी के साथ शेयर कर लीजिए बात को, उस चीज के वो अपने आप को समझाइए कि वो चीज करना जरूरी नहीं है। उससे अलावा जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी आपको स्ट्रेस के अंदर रिलीफ करने में हेल्प करेगी। एंड फैमिली का सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है ये मैनेज करने के लिए। आपको हैप्पी रहने की कोशिश करनी है, नॉर्मल जो लाइफ है आपको वो लीड करनी है। ये सारी चीजें आपको अगर सही लगती हैं, समझ में आती है, तो आपको जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए बीपी की दवाइयाँ चालू रखना है। बीपी की दवाइयाँ अगर बंद करने की जरूरत है या चेंज करना है, क्योंकि बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है हमारा, तो चेंज करना है। तो अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपको कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर जो है, जो इसके लिए केपेबल है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए एंड आपको ट्रीट करने के लिए, उनके पास जाइए आप और उनसे आप सलाह कीजिए इस चीज से लिए। अदरवाइज आपको जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कि आपको झेलना पड़ेगा, किसी और को नहीं। वो आपको जो है वो फ्यूचर लाइफ के अंदर झेलना पड़ेगा, तो फिर आप उस समय सोचेंगे कि वापस जाना है, और वो हो नहीं पाएगा पॉसिबल। तो आपको ये करना चाहिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, ताकि उनको पता चले इसके बारे में। और मेरे से अगर बात करनी है और मेरे को अगर क्लिनिक के अंदर दिखाना है, तो उससे एड्रेस में नीचे आपको लिख के दे रहा हूँ, विद जियो लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो आप मेरी क्लिनिक के अंदर भी आ सकते हैं। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है सब लोगों से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।